दोस्तों, जब भी हमारे देश या किसी भी कंट्री के द्वारा किसी स्पेसशिप को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो हमें ये सुनने में काफी अच्छा लगता है और इनके द्वारा भेजी गई इंफॉर्मेशन का भी हम काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि हमें हमारे अंतरिक्ष के बारे में जानना समझना काफी अच्छा लगता है। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे अंतरिक्ष में सारे प्लैनेट का अरेंजमेंट क्या है और वो हमारे सोलर सिस्टम में कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं। यहाँ तक कि हमें उनके बारे में हर छोटी बड़ी बातें जानने में काफी इंटरेस्ट आता है। हमारे साइंटिस्ट कई महीनों और सालों की मेहनत के बाद किसी रॉकेट को किसी एक फिक्स्ड टारगेट पे भेज पाते हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम में मौजूद सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो कब हमें किस ग्रह पर रॉकेट भेजना है और उसकी क्या पोजीशन होनी है जिससे हमारे रॉकेट सीधा वहीं पर लैंड करें जहां पर हम चाहते हैं, और इसके साथ ही जिस प्लैनेट पर हम अपने रॉकेट को लैंड करवाना चाहते हैं वो उसी के ग्रेविटी सेक्शन में जाए, ऐसी बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है हमारे साइंटिस्ट को। इसीलिए ये इतना भी आसान नहीं होता है जितना हमें लगता है। जितना मैंने बोल दिया आपको, उसको हमें जिस टारगेट पे भेजना होता है वहां तक पहुंचने के लिए उसे कितने फ्यूल की जरूरत होगी, और इसके साथ ही साथ उसकी ग्रेविटी को कैसे कंट्रोल किया जाए कि वो किसी और प्लैनेट की ग्रेविटी से मैच होकर उसके रूम में न चला जाए। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, किसी भी रॉकेट या स्पेसशिप को भेजने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसका फ्यूल, जिसे प्रोपेलेंट के नाम से जानते हैं। किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए हमें उसमें इतने फोर्स की जरूरत होती है कि वो हमारी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करके इसकी ग्रेविटी से बाहर जा सके। जब हम किसी भी रॉकेट को लॉन्च करते हैं किसी प्लैनेट पर, तो सबसे पहले उसके सर्कुलर मोशन से ये चेक करते हैं कि उसकी ये दूरी कब हमारी पृथ्वी के सबसे पास होगी, जिससे कि कम फ्यूल में हमारा टारगेट अचीव हो सके। जैसे अगर हम हमारी पृथ्वी और मंगल ग्रह की बात करें तो ये दोनों 2 साल के बीच में एक बार एक दूसरे के सबसे पास होते हैं। इसीलिए यही वो टाइम होता है जब हम हमारी पृथ्वी से मंगल के लिए किसी रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं, जिससे कि कम फ्यूल और कम रिसोर्सेज में ज्यादा एग्जैक्ट टारगेट को हिट कर सकते हैं। हर ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं, इसीलिए हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि हम जिस रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं वो किसी और प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में ना आ जाए। इसीलिए रॉकेट को हमेशा इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही लॉन्च किया जाता है। इस इलिप्टिकल ऑर्बिट को होहोमन ट्रांसफर ऑर्बिट भी कहते हैं। चूंकि हमें किसी भी रॉकेट की लॉन्चिंग से पहले काफी कैलकुलेशन और टारगेट सेट करने होते हैं, इसीलिए हम किसी भी रॉकेट को कभी भी ऐसे ही लॉन्च नहीं करते हैं, बल्कि उसकी एक प्रॉपर टाइमिंग होती है कि हमें किस रॉकेट को किस प्लैनेट पर किस दिन और कितने बजे कितने मिनट पर लॉन्च करना है, यानी कि सेकंड्स में भी कैलकुलेशन होता है। जब किसी रॉकेट को इलिप्टिकल ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि रॉकेट के उस टारगेट तक पहुंचने की टाइमिंग और उस प्लैनेट की वहां पहुंचने की टाइमिंग सेम हो, जिससे कि हमारा रॉकेट इजीली प्लैनेट पर लैंड कर सके और वहां हमने इसे जो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए भेजा है उसे इजीली फाउंड कर सके। लेकिन कुछ प्लैनेट ऐसे भी होते हैं जिन पर चैलेंज थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे मरकरी और वीनस, क्योंकि ये सन के काफी क्लोज होते हैं जो सन का चक्कर लगाते हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि हमारे द्वारा भेजा गया रॉकेट कहीं सन से इन्फ्लुएंस होकर उसके ऑर्बिट में ना चला जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सूरज के टेम्परेचर के बारे में तो आप जानते ही हो, वहां जो कुछ भी जाएगा जलकर खाक ही होना है, और ये आप समझ ही गए होंगे। इसीलिए हमारा रॉकेट तो पूरी तरह से जल जाएगा और हमें उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, और इसी वजह से हमारे रिसोर्सेस, हमारा पैसा और हमारा साइंटिस्ट द्वारा किए गए जो सारे रियल टाइम कैलकुलेशन थे वो हो जाएंगे वेस्ट। इसीलिए रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम पे इन बातों का ख्याल काफी ज्यादा रखा जाता है। इन ग्रहों पर रॉकेट लॉन्चिंग के लिए साइंटिस्ट को बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टेप्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, और रॉकेट की स्पीड काफी बढ़ा कर रखनी पड़ती है, जिससे वो सूरज की ग्रेविटी को बीट कर सके और अपने टारगेट पे पहुंच सके। आइए अब इसी में आगे हम आपको बताते हैं कि किस ग्रह तक जाने में हमें कितना समय लगेगा। अगर हम एक कैलकुलेटेड टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखें तो मरकरी
इसकी शुरुआत सबसे पहले मरकरी प्लैनेट से करते हैं, जो हमारे सूरज के सबसे नजदीक है। इसकी पृथ्वी से दूरी 91 मिलियन किलोमीटर है। ये हमारे सोलर पैनल का सबसे छोटा प्लैनेट माना जाता है, लेकिन इस पे साइंटिस्ट के द्वारा काफी कम रॉकेट भेजे गए हैं। जी हाँ, और इसका सबसे बड़ा रीजन इसकी सूरज के साथ नजदीकी है। इस पर किसी भी रॉकेट को भेजने का मतलब ये होता है कि इस बात की पूरी उम्मीद की जाती है कि इस पर भेजे जाने वाले रॉकेट को सूरज अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर लेगा और हमें मरकरी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। इसके साथ ही हमें यहाँ इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से साइंटिस्ट जल्दी इसे टारगेट के तौर पर सेलेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर किसी टारगेट को भेजने का फर्स्ट स्टेप है इसे ओवल ऑर्बिट में ही भेजना। अगर हम इस ऑर्बिट की बात करें तो मरकरी का ऑर्बिट 310 मिलियन किलोमीटर बताया गया है और प्रोब को यहाँ पहुंचने में लगभग 106 दिन का टाइम लगेगा। अगर हम इसकी स्पीड लगभग 58 किलोमीटर पर सेकेंड भी रखें, तब हम इस रॉकेट को इसके ऑर्बिट में एंटर करवा सकते हैं। इस प्लेनेट पर साल 1974 में मैरिनर 10 नाम का प्रोब यहां भेजा गया था, जिससे हमारे साइंटिस्ट ने इस प्लेनेट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी। वीनस, इस ग्रह की हमारे पृथ्वी से दूरी लगभग 41 मिलियन किलोमीटर के आसपास है। अगर हम इसके ऑर्बिटल डिस्टेंस की बात करें तो ये 402 मिलियन किलोमीटर के आसपास है। इस प्लेनेट पर साइंटिस्ट द्वारा भेजे गए रॉकेट्स की बात करें तो उन सब की यहाँ पर पहुंचने की टाइमिंग भी अलग अलग है। जैसे 1961 में यहाँ पहला प्रोब भेजा गया था, जिसका नाम वेनेरा 1 था। ये वहां पर 97 डेज में पहुंचा था। वहीं 2006 में एसास वीनस एक्सप्रेस को इस प्लेनेट तक पहुंचने में कुल 153 दिन का समय लगा। मार्स, अब हम बात करते हैं मार्स यानी कि मंगल ग्रह की, जिसे हमारे डेवलप्ड मशीन और न्यू टेक्नोलॉजी के दम पर 8 महीने में ही इस प्लेनेट के ऑर्बिट में लैंड करवा दिया था। इस प्लेनेट का ऑर्बिटल डिस्टेंस 600 मिलियन किलोमीटर है। इस प्लेनेट पर पहुंचने में लगने वाले टाइम की हिस्ट्री भी काफी अलग अलग है। जैसे मरीनेर 6 और मॉरिनेट 7 की अगर हम बात करें तो इन्हें मंगल तक पहुंचने में 156 और 131 दिन लगे, जबकि वहीं कुछ ऐसे मिशंस भी यहां भेजे गए हैं जिन्हें इस प्लेनेट तक पहुंचने में 300 दिन का भी ज्यादा समय लगा। जुपिटर, आउटर प्लेनेट का सबसे पहला और सोलर सिस्टम में सबसे बड़े ग्रह के तौर पर जाना जाने वाला जुपिटर हमारी पृथ्वी से 620 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। इस ग्रह पर अब तक जितने भी प्रोब भेजे गए हैं, सब ने अलग अलग टाइम लिया है यहाँ लैंडिंग के लिए, इसीलिए इसके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा कहना तो काफी मुश्किल है। इस पर सबसे पहला मिशन 1972 में किया गया था, जिसमें पायोनियर 10 को भेजा गया और इसने यहाँ लैंडिंग में 610 दिनों का टाइम लिया था। इस प्रोब ने 1.273 बिलियन किलोमीटर का ओमन ऑर्बिट का डिस्टेंस कवर किया। सैटर्न, इसके बाद सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह सैटर्न है, जिसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 1.277 मिलियन किलोमीटर है। इस ग्रह पर किए गए पहले मिशन में कुल 6.5 ईयर्स के आसपास का समय लगा था। साल 1980 में इस पे वॉयगर 1 करके एक प्रोब भेजा गया था, जो जुपिटर से इन्फ्लुएंस हो गया था और इसीलिए इसे सैटर्न तक पहुंचने में लगभग 3 साल का समय लग गया था। वहीं जब वॉयगर 2 भेजा गया तो जिसका जुपिटर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था, तो इसे यहां लैंड करने में लगभग 4 साल का समय लगा। यूरेनस, इस लिस्ट में अगला नंबर यूरेनस प्लैनेट का आता है। इसकी पृथ्वी से डिस्टेंस 2720 मिलियन किलोमीटर है। अब तक इस प्लैनेट पर वॉयगर 2 नाम का सिर्फ एक ही मिशन पॉसिबल हो पाया है, जिसे यहां तक पहुंचने में लगभग 8.5 साल का टाइम लग गया था। लेकिन ये समय हमारे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कम ही था और इसका रीजन था जुपिटर और सैटर्न के ग्रेविटी का इस पे इन्फ्लुएंस, जिसने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया और ये सिर्फ 8.5 साल में ही यूरेनस पर लैंड कर गया। नेपच्यून, अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के आखिरी प्लेनेट नेपच्यून की। अगर हम इससे हमारी पृथ्वी के डिस्टेंस की बात करें तो ये लगभग 4347 मिलियन किलोमीटर है। इस पर भी अब तक एक ही प्रोब की लैंडिंग हो पाई है, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ साथ इसमें लगने वाला समय भी बढ़ता जाता है,
जिससे इन सब प्लैनेट पर मिशन करना काफी मुश्किल होता है। इस पर पहुंचने वाला प्लैनेट भी वॉयगर 2 ही था, जिसका यूरेनस से एनकाउंटर हुआ था और जिसने इसकी स्पीड को थोड़ा बूस्ट कर दिया था और ये 12.5 साल में यहां पर लैंड किया था। प्लूटो, जिसे हम ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, इसकी हमारी पृथ्वी से दूरी लगभग 4300 मिलियन किलोमीटर है। इस पर एक मिशन न्यू हॉरिजॉन्स शुरू किया गया था 2006 में, जिसकी स्पीड 58,636 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और जो इस प्लैनेट पर 9.5 साल में लैंड हुआ था, जबकि इसकी साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेक्टेड टाइमिंग 43 साल की थी। और ऐसा पॉसिबल हुआ था जुपिटर के द्वारा इसको मिलने वाले इन्फ्लुएंस की वजह से। तो हमारे द्वारा इन प्लैनेट्स की दूरी और इनके बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, वो भी सबसे पहले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।